नमस्कार दोस्तों। चाइना और रशिया ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। प्लान इस प्रकार का कि आने वाले 2027 के अंदर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करने वाला है और हमला करके ताइवान के ऊपर पूरी तरीके से चाइना का कब्जा हो जाएगा। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार चाइना तो 2027 में हमला करेगा, इसकी बातें अभी से कैसे होने लगी? और उसके पीछे की वजह है चाइना और रशिया का 2023 का समझौता। और ये समझौते की कुछ बातें इन दिनों बहुत बुरी तरीके से लीक हो चुकी हैं और इन्हीं बातों में से एक पॉइंट ये लिखा हुआ था कि ताइवान के ऊपर आखिरकार ऐसे चाइना कब्जा करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार रशिया किस प्रकार से चाइना का समर्थन कर रहा है। अगर चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध होता है तो भारत किसकी तरफ से युद्ध लड़ने वाला है और भारत के साथ साथ अमेरिका किसका समर्थन करेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि अगर दोनों देशों ने किसी का समर्थन कर दिया तो मान लीजिए यहीं से थर्ड वर्ल्ड वॉर की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिरकार ताइवान चाइना से अलग कैसे हुआ है, उसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ ही घंटे पहले यानी कि 3 घंटे पहले एक न्यूज निकल के आती है जिसके अंदर यह लिखा हुआ है कि ताइवान पर हमला कैसे करेगा चाइना। और ये कौन सिखा रहा है? ये सिखा रहा है रशिया। और इसके लिए पूरी की पूरी चाइना और रशिया ने मिलकर 800 पेज की एक रिपोर्ट रेडी करी थी, यानी कि पूरी एक रणनीति बनाई थी कि हमें 2027 के अंदर ताइवान पर कुछ इस प्रकार से हमला करना है। अब इसके अंदर आखिरकार ऐसी कौन सी बात वायरल हो गई? वायरल इस प्रकार से हो रही है कि 2023 के अंदर जो समझौता हुआ था उस समझौते के अकॉर्डिंग रशिया ने चाइना से एक वादा कर डाला। वादा किस प्रकार का कि अगर चाइना के सैनिक क्या कहलाते हैं? PLA यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी कहलाती है। तो रशिया ने चाइना से यह वादा कर दिया था कि अगर चाइना के सैनिक किसी भी दूसरे देश के सामने युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे तो पहले रशिया के सैनिक उन्हें पूरी तरीके से तैयार करेंगे, यानी कि ट्रेनिंग देंगे। यानी युद्ध के अंदर किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती है, किस प्रकार से हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, आधुनिक जितने भी हथियार बने हैं उनका इस्तेमाल कैसे होगा, कुल मिलाकर रशिया के सैनिक पूरी तरीके से रेडी कर देंगे चाइना के सैनिक को। और इसको क्या कहा गया है? एयरबोर्न अटैक कहा गया है। यानी कि एयरबोर्न अटैक के लिए सेना को पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। जब लगेगा कि सेना पूरी तरीके से रेडी हो गई है तो एक दिन रशिया की सैनिक पूरे चाइना के सैनिक को एक साथ ट्रेन करेगी। और जब यह बात वाकई में चाइना के मन में आ जाएगी कि अब मेरी सेना पूरी तरीके से रेडी है, उसी दिन चाइना अटैक कर देगा। किसके ऊपर? ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा, इसके बारे में कहा गया। अब आगे की बातों को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लिए चलती हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि एक समय में ताइवान एक हुआ करता था, चाइना के साथ हुआ करता था और कैसे ये अलग हो गया। अलग होने की वजह अगर आप चाइना के लोगों से जाकर पूछोगे तो उनका सबसे पहले जवाब होगा और वो जवाब होगा जापान। और वाकई में इसको देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि यहां गलती किसकी है। यहां आप देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा एक बड़ा सा देश जो कि हमारा पड़ोसी है और इसका नाम है चाइना। चाइना के ठीक नीचे इस तरफ आप देखोगे तो एक छोटा सा देश है, छुटकू सा, जिसका नाम है ताइवान, जो कि कहीं से कहीं तक ना लगे कि इसका ये एक देश है कहीं ना कहीं, है ना। तो चाइना के जस्ट नीचे की तरफ आता है ताइवान देश। अगर हम इसे जूम करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। बरसों पहले यानी कि कई साल पहले चाइना और ताइवान एक छोटी छोटी सी रियासत हुआ करती थी। रियासत में इन दोनों की संस्कृति समान थी, भाषाएं समान थी, यहाँ पर रहने वाले लोग भी लगभग समान थे। और उस समय माना जाता था कि चाइना और ताइवान अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही क्षेत्र है। ये बात तब सही तरीके से साबित हो गई जब 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर एक राजा का शासन हुआ करता था। एक राजा का नाम था किंग राजा। अब राजा का नाम ही किंग है ना। तो किंग राजा और दूसरे राजा आए थे जिनका नाम था मिंग राजा। तो राजा किंग और राजा मिंग के दौरान
यहां पर ये राज्य ना होकर एक रियासत के रूप में जाने जाते थे और इस रियासत में दो रियासतें थी। एक का नाम था ताइवान रियासत, एक का नाम था चाइना रियासत। इन दोनों रियासतों को एक कर दिया था राजा मिंग ने और राजा किंग ने। तो अब से यहां पर चाइना और ताइवान अलग अलग न होकर एक ही रियासत के नाम से ये जाने जाने लगे। समय बीतता गया, राजा महाराजा आते गए और यहां पर चाइना ताइवान अब तक एक है। अब तक एक ही थे, पर लगभग लगभग समय इतना बीत चुका था कि अब जापान यहां पर शक्तिशाली होता दिखाई दे रहा था। जापान किस प्रकार से शक्तिशाली हो रहा था, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो किया था, उससे अगर आपने देखा है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और नहीं भी देखा है तो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। पर जिन्होंने देखा है उनको और आसानी से यहां पर समझ में आने वाला है। अब हुआ क्या था, जापान के माइंड में एक सवाल आया। जापान ने सोचा कि क्यों ना जिस प्रकार से ब्रिटेन के द्वारा कई सारे देशों को गुलाम बनाया गया, अपने औपनिवेशक बनाया गया, तो मैं भी ऐसा ही करता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं बहुत पावरफुल हूं और इसीलिए आसपास के देशों को तो गुलाम बना ही सकता हूं। जापान की लिस्ट में अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वो आता है कोरिया का। आज आप जानते हैं कि कोरिया भी दो भागों में बढ़ चुका है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। उस समय एक ही हुआ करता था, तो कोरिया के ऊपर जापान की पैनी नजर थी। कोरिया के साथ साथ इसकी दूसरी नजर थी चाइना के ऊपर, तीसरी नजर थी थाईलैंड के ऊपर, चौथी नजर थी फिलीपींस के ऊपर और पांचवी थी मलेशिया के ऊपर। और इसके साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया को पूरा ये कवर करना चाहता था, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। तो इसने सोचा कि क्यों ना, जब ब्रिटेन राज कर रहा है तो मैं भी राज कर सकता हूं। तो इसने सोचा कि चलो गुलामी की जब शुरुआत करना है तो दूर क्यों जाए, पड़ोस से ही शुरुआत करते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है जापान, और जापान ने सबसे पहले गुलामी की जंजीरों में बांध दिया था कोरिया को, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। कोरिया को जैसे ही गुलाम बनाया, इसकी दूसरी नजर बढ़ी थी किसकी तरफ, चाइना की तरफ। और चाइना के कुछ हद तक के इलाके को इसने अपना गुलाम बना लिया और उसी गुलामी की जंजीरों में आ जाता है कौन, ताइवान, जो कि चाइना का ही एक हिस्सा हुआ करता था। अब कब्जा करने के बाद में जापान के कई सारे सैनिक ताइवान के अंदर आकर बस गए, जिससे जापान की एक बड़ी बस्ती ताइवान के अंदर निवास करने लगी और धीरे धीरे चाइना का जो कल्चर था वो यहां से खत्म होता दिखाई दिया और यहां का जो कल्चर था वो लगभग जापान के जैसा हो गया। यानी कि अगर आज भी आप ताइवान के अंदर जाएंगे तो यहां जो कल्चर है वो लगभग आपको जापान से मिलता जुलता दिखाई देगा, पर चाइना से मिलता जुलता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 50 सालों में जापान की सेना ने यहां पर बहुत कुछ बदल दिया था। समय बीता, जापान यहीं तक नहीं रुका, बल्कि जापान ने एक बार फिर से चाइना के ऊपर हमला करने का मन बनाया और इस बार उसने स्थान चुना मचकुआ का, जिसे पहले मंचूरिया के नाम से जाना जाता था। यानी कि चाइना उसे मंचूरिया कहती थी और जापान ने इसका नाम कर दिया मचकुआ। तो मंचूरिया शहर, जो कि चाइना का एक बहुत बड़ा शहर हुआ था, इसके ऊपर 1931 के अंदर जो है अटैक कर दिया जापान ने, और अटैक करने के बाद में इस पूरे एरिया को जापान के कब्जे में ले लिया। आप सभी ने अभी तक ये जरूर सुना होगा कि चाइना इतना बड़ा देश है कि उसकी सीमा लगभग 14 देशों के साथ लगती है, और 14 देशों में से शायद ही एक ऐसा कोई देश हो जिसके साथ में चाइना की दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे सब देशों को खिसकाने का काम करता है और हर एक जगह अपना कब्जा करने का काम करता है। पर यहां पर जापान एक ऐसा देश था जिसने चाइना के क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब बातें यही नहीं रुकी, इससे भी आगे बातें बढ़ी हैं। अब आ चुका था 1937 का दौर, और 1937 के दौर में आते आते जापान ने चाइना के बीजिंग, नानजिंग और तियानजिंग पर भी हमला कर दिया, जिनमें सबसे बड़ा हमला जाना जाता है नानजिंग के नाम से, क्योंकि जापान की सेना इतनी क्रूर थी कि चाइना के लाखों लोगों को उस समय मार दिया, और इतने लोगों को मारा कि हर तरफ खून खराबा ही दिखाई दे रहा था। यानी कि इतिहास में अगर सबसे बड़े नरसंहारों की हम बात करें तो उसमें एक नरसंहार ये भी शामिल है। आप सभी जानते हैं कि हिटलर ने तकरीबन 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार डाला था, और उन्हीं में से एक और घटना ये आती है जिसमें नानचिंग नरसंहार है, जिसमें लाखों की संख्या में चाइना के लोग निपट गए थे, क्योंकि जापान की सेना ने बहुत बुरी तरीके से उनको मारा। अब उसे 1937 के दौरान एक और बात निकल के आती है। ये आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है ये चाइना का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और चाइना में यहां पर एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है बीजिंग।
बीजिंग के पास में एक छोटा सा शहर आता है जिसका नाम है लतून। इसी लतून के ऊपर भी जापान ने 1937 में हमला किया था, एक बहाना बना के। आप देखिए, चाइना के ऊपर जापान ने कई हमले किए, उनमें से एक हमला तो इसने बहाना बना के किया। बहाना कैसा बनाया? जापान के लोगों का यह कहना था, मतलब उस समय जो सैनिक थे उनका यह कहना था कि हमने जो बीजिंग, नानजिंग और तियानजिन पे हमला किया है, उसी हमले के दौरान हमारा एक जापानी सैनिक गुम हो गया है। या तो अगर वो मर चुका है तो उसकी डेड बॉडी दिखा दो, और अगर वो नहीं मरा है तो उसे घूमने में वो जो गुम चुका है उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। उस समय चाइना के लोगों में बड़ा गुस्सा था, चाइना की सेना में भी बहुत गुस्सा था। उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में मना कर दिया कि हम आपकी किसी प्रकार से मदद नहीं करेंगे। और जैसे ही इन्होंने मना किया तो जापान के सैनिकों को फिर से आ गया गुस्सा, और इन दोनों के बीच में फिर से टकराव होना शुरू हो गया। और उसी टकराव की वजह से एक और भारी नरसंहार कर दिया, जो कि लतून के अंदर कर दिया गया था। यानी कि जापान की सेना को केवल नरसंहार करने का बहाना चाहिए था। अब आप देखिए, जापान ने इतना फायदा कैसे उठा लिया। जापान ने आखिरकार चाइना के ऊपर कब्जा करने के बारे में सोच लिया, और चाइना जो आज सब देशों को खिसकाने में लगा हुआ है, उसने आखिरकार कैसे हमला करने दिया और कैसे कब्जा करने दिया। उसके पीछे की वजह थी, चाइना उस समय बहुत ज्यादा कमजोर था। कमजोर कैसे था? आज तो टेक्नोलॉजी में और हर मामले में आगे हैं, पर उस समय चाइना इतना आगे नहीं था, बल्कि चाइना के अंदर काफी समय से गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और उसी का फायदा जापान उठा रहा था। चाइना के अंदर 1929 से लेकर 1945 के बीच में एक लंबा संघर्ष चला, एक बहुत बड़ा गृह युद्ध हुआ, और इसी गृह युद्ध की वजह से जापान को मौका मिल गया था इसके ऊपर अटैक करने का। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते तो यहां से स्कैन करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो अंजलि वॉइस के नाम से भी मेरी आईडी मिल जाएगी, ऐसे भी आप सर्च करके पहुंच सकते हैं। अब जापान लगातार चाइना के ऊपर हमला कर रहा था और उसके ऊपर कब्जा कर रहा था। उसके पीछे की वजह आप जानते हैं, क्योंकि चाइना अंदर से खोखला हो चुका था, उसके अंदर ऑलरेडी गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, और इस वजह से वो जापान से नहीं लड़ सका। अब जापान यही नहीं रुका, जापान ने सोचा कि क्यों ना भारत के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए। यहां तक कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक भी जापान की सेना पहुंच चुकी थी, पर हमारी इंडियन आर्मी ने, यानी कि हमारी भारतीय सेना ने और ब्रिटिशर सेना के द्वारा जो है जापान के सामने युद्ध लड़ा गया, और फिर जापान को यहां से भगा दिया गया। इसीलिए कथन बहुत ज्यादा वायरल है। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह बात कही गई थी कि अरे अंग्रेजों, अगर तुम भारत को छोड़ के जाते हो तो वो भारतीय लोगों के लिए छोड़ के जाना, फिर से इन जापानी लोगों के लिए मत छोड़ के चले जाना, क्योंकि इतने सालों तो तुमने गुलाम बना के रखा, फिर जापानी लोग भी हमें गुलाम बनाकर रखेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब जापान का मकसद था कि वो लगभग सब देशों के ऊपर राज करे, तो वो अचानक से गुम कहां हो गया? गुम हुआ नहीं, गुमा दिया था अमेरिका ने। 1939 से लेकर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी थी, और उसी वर्ल्ड वार में बहुत ज्यादा जोर कर रहा था जापान, मानने को रेडी नहीं था। इसलिए अमेरिका ने इसके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, और जैसे ही परमाणु बम गिराया तो जापान की सारी हैंकड़े निकल चुकी थी, और जितने भी देशों के ऊपर इसने राज किया, गुलाम बनाया, वो भी लगभग आजाद हो चुके थे। अब यहाँ ताइवान को भी आजादी मिल चुकी है और कोरिया को भी आजादी मिल चुकी थी, और भारत के ऊपर तो ये वैसे भी कब्जा नहीं कर पाया। तो यहाँ पे अंततः ताइवान को आजादी मिलती है, और आजादी के बाद में एक बार फिर से ताइवान को चाइना के अंदर मिलाने का मौका मिल जाता है। आप समझ गए इस बात को? इसे मिलाने का मौका मिल जाता है, पर उस समय भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एक पार्टी जो है स्थायी रूप से नहीं बन पा रही थी, जिसको लेकर यहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा था, और चुनावी माहौल के चलते यहाँ पर दो बड़ी पार्टियां उभर के आती हैं। एक तरफ ताइवान है और एक तरफ कौन है? चाइना है। अब इन दोनों की आपस में बन नहीं रही है, क्योंकि इतने सालों में ताइवान का कल्चर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जापान ने 50 साल तक राज कर लिया है, यहाँ चाइना के लोग इन्हें एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, और इधर ताइवान के लोग भी उन्हें एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। अब यहाँ पर दो बड़ी पार्टियां उभर के आती हैं कि भाई चाइना के ऊपर राज करने के लिए कोई तो चाहिए जो एक स्थायी रूप से काम करे, क्योंकि गृह युद्ध भी यहाँ पर लगभग खत्म हो चुका है। इसके चलते दो पार्टियां निकल के आती हैं, जिसमें से एक पार्टी का नाम होता है कम्युनिस्ट, यानी कि सीसीपी, जो कि माओ जेदांग की पार्टी होती है, और दूसरी पार्टी होती है राष्ट्रवादी, जो कि केएमटी यानी कि चियांग काई शेक की पार्टी होती है।
अब इन दोनों के बीच में चुनाव होता है और चुनाव में यहां पर जीत जाती है कम्युनिस्ट पार्टी। और जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर जीतती है तो सेकेंडरी ऑप्शन बचता है राष्ट्रवादी पार्टी के पास में कि राष्ट्रवादी पार्टी किसे संभालेगी, ताइवान को, और कम्युनिस्ट पार्टी किसे संभालेगी, चाइना को। यह फैसला हो चुका था। और जैसे यह फैसला हुआ तो 1949 के आते आते यूएन के द्वारा भी इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि चाइना के अंदर जो पार्टी है वही वास्तविक पार्टी है, वही रियल में राजनीति करती है। पर यहां पर ताइवान की पार्टी या ताइवान को यहां किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिया जा रहा था और यही कहीं ना कहीं एक नाराजगी का कारण था। आज भी अगर आप ताइवान के लोगों से जाकर पूछेंगे क्या आपको चाइना के अंदर मिलना है, तो वहां 80% से ज्यादा लोगों का जवाब होगा कि हमें नहीं मिलना है, क्योंकि हम ताइवानी के रूप में जाने जाते हैं। जैसे भारत के लोग भारतीय रूप से, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेशी के रूप से, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी के रूप से जाने जाते हैं, वैसे ही आज हम ताइवानी व्यक्ति हैं, ताइवानी के नाम से जाने जाते हैं। पर कुछ 10 से 20% लोग आज भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम चाइना के अंदर शामिल हो जाएं ताकि हमारा यहाँ बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। और उसी तरीके से देश तो अलग नहीं हुआ है, देश तो अलग नहीं हुआ था, पर कहीं ना कहीं पार्टियों की राजनीति के चलते दोनों देशों में इतनी ज्यादा फूट डल गई कि आज ताइवान को 12 देश मान्यता देते हैं, पर चाइना कभी नहीं मानता है कि ताइवान एक अलग देश है, बल्कि वो हमेशा ये बोलता है कि ये मेरा अभिन्न क्षेत्र है, चाहे यहाँ पर पार्टी अलग रही हो, राज अलग रहा हो, पर यह मुझसे भिन्न नहीं है। और उसी की ताकत दिखाने के लिए चाइना ने ताइवान के आसपास के क्षेत्र के अंदर जंगी जहाज तैनात कर रखे हैं, फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं, सबमरीन तैनात कर रखी है और यहां तक कि मिसाइलें भी इसके द्वारा तैनात कर दी गई थी। आप समझ रहे हैं इस बात को कि चाइना दुनिया भर में दिखाना चाह रहा है कि ताइवान केवल और केवल चाइना का हिस्सा है, इससे चाह के भी कोई नहीं छीन सकता, ना ये अलग देश है। और जिन 12 देशों ने ताइवान को देश की मान्यता दी है, मैं उन्हें भी देख लूंगा। इसके द्वारा कई प्रकार की ये धमकियां अभी तक दे चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर एक और बात बोलना चाहूंगी कि ये दूसरा सवाल ये आता है कि भाई चाइना ताइवान की लड़ाई तो समझ में आ रही है, यहां अमेरिका का क्या रोल है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा यहां पर किसका समर्थन किया जाएगा। आप जरा सोचिए कि 2027 में अगर ताइवान और चाइना की लड़ाई होती है तो फिर अमेरिका किसका साथ देगा। अगर आप सीधे शब्दों में पूछें तो मेरा जवाब होगा ये साथ देने वाला है ताइवान का। क्यों साथ देने वाला है? क्योंकि ताइवान और अमेरिका की सरकार के बीच में इस प्रकार का समझौता हो गया है कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो उसका जवाब सबसे पहले अमेरिका देगा, ताइवान को देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, समय समय पर ताइवान को सैन्य सहायता, हथियारों की सहायता, यहां तक कि पैसों की सहायता कौन देता है? अमेरिका देता है। सबसे पहले ताइवान को देश की मान्यता किसने दी है? वो दी थी अमेरिका ने। यानी कि कुल मिलाकर चाइना के हर एक हमले को यह माना जाएगा कि हमला ताइवान के ऊपर नहीं बल्कि अमेरिका के ऊपर किया गया है। तो यह अमेरिका के स्टेटमेंट है। अब यहां पर बात आती है भारत की। अगर मैं मेरे सीधे तरीके से यहां पर बात करूं तो आप जरा सोचिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो चाइना ने किसका साथ दिया था, तो आप किसका साथ देंगे? जरा सोचिए इस बात को। पर अगर हम एक आधिकारिक रूप से देखें तो भारत की यह नीति रही है कि वो दो देशों के मामलों में कभी नहीं पड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को रखता है, अपनी बातों को लेकर चलता है। रही बात, ताइवान को कभी भी भारत ने देश की मान्यता नहीं दी है, बल्कि भारत भी वास्तविक तरीके से पीआरसी, जो कि पार्टी अभी कहां है? चाइना के अंदर है, उसी पार्टी को वास्तविक मान्यता देता है और बोलता है कि चाइना का ही हिस्सा है ताइवान। यानी कि ताइवान को कभी भी भारत ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, ये क्या है? अलग देश है। इसके साथ ही ताइवान के साथ में भारत के काफी अच्छे रिश्ते हैं, चाइना के जैसे नहीं पर उससे अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि आयात निर्यात होता है, कई सारी दवाइयों का लेन देन होता है, कई सारी चीजों को लेकर व्यापार भी भारत ने ताइवान के साथ में किया है ना। तो ये वाली बातें जो है भारत कई बार बोल चुका है कि हमें दोनों देशों की दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए चाइना भी सही है, हमारे लिए ताइवान भी सही है। पर अगर आपको मौका मिले ये चूज करने का कि भारत को किसी का साथ देना है, तो आप कौन से देश का यहाँ पर नाम लिखना चाहेंगे? जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आखिरकार ताइवान के ऊपर चाइना क्यों वापस कब्जा करना चाहता है? उसके पीछे की अगर सीधा सा हम गणित जाने तो सीधा सा गणित ये है कि चाइना जो है ये इतना क्षेत्र चाइना का फैला हुआ है, यहां से जस्ट नीचे की तरफ है ताइवान, और ताइवान में यहां तक कब्जा अगर कर लेता है तो
तो आप समझिए कि समुद्र में भी उसकी स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दूसरा, अमेरिका जो बार बार ताइवान के ऊपर हक जताता है, यानी कि इसके सैन्य अड्डे भी यहां पर स्थापित हैं, जिसकी वजह से चाइना और रशिया को भी खतरा है, भारत को भी खतरा है। इसलिए वो चाहता है कि अमेरिका का हस्तक्षेप यहां पर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और रही बात, चाइना बोलता है कि हम कभी ताइवान को अलग हिस्सा नहीं माने हैं, ना कभी मानने वाले हैं। तो आप जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और क्या रशिया और चाइना ने जो प्लान बनाया है, रशिया के सैनिक जो हैं चाइना के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पूरी तरीके से रेडी कर रहे हैं, इसको लेकर भी आप क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। यहाँ पर जितनी भी कंपनीज आपको दिखाई दे रही हैं, आपकी कोई भी फेवरेट कंपनी में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके सामने एक गोल्डन चांस है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने दे रखा है, उस पर आप जैसे ही टाइप करेंगे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और यहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर एक कोड इस्तेमाल करना होगा और ये कोड है AN50। ये कोड आप जैसे ही लगाएंगे तो आपको यहाँ पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर हम 91,000 से ज्यादा स्टूडेंट को ऑलरेडी नौकरी दे चुके हैं और अगला नंबर आपका हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर की आप जिम्मेदारी उठाएं, बहुत सारा काम करें, बहुत पैसा कमाएं, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ हम आपको सिखाने वाले हैं जावा, पाइथन, डीएसए, सीसी प्लस जावा, पाइथन, डीएसए, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी कई प्रकार के कोर्स हैं यहाँ पर, जिसमें 200 से भी ज्यादा प्रकार के कोर्स शामिल हैं। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चाइना, रशिया, अमेरिका, भारत को लेकर आप क्या सोचते हैं, ताइवान को लेकर क्या सोचते हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।